MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 7, 8, 9, 10 में जितने भी टॉपिक उसमें खनिज संसाधन से जुड़े हुए हैं सबको एक साथ मैंने क्वेश्चन में दे दिया है। भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन और साथ में विश्व के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं इसको अच्छे से हमें देखना है। जो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन को जब हम करते हैं और बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी जो है उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। अलग अलग टॉपिक के मैं जो है अलग अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सब कुछ देख सकते हैं। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाहरी परत पर पाए जाने वाले खनिजों में विद्यमान तत्वों का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है, ये सजाना है। तो हमारी हमारी पृथ्वी है उस क्रस्ट में बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है और सबसे कम कौन सा पाया जाता है। अगर इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद अगर कहा जाए तो आपका सिलिका, सिलिका के बाद में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद में लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो ये चार प्रमुख जो है तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, जो हमारे पृथ्वी के बाहरी परत में क्रस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टोटल 8 तत्व हैं, जिनमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा के अलावा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी हमारे जो है बाहरी परत की पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा गया था, तो अवरोही क्रम में इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन। तो हमारी पृथ्वी के बाहरी परत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम और फिर लोहा पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इसको करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से असत्य कथनों की पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला है, धात्विक खनिज जैसे सीसा, जस्ता आदि औषधि सेल समूह से प्राप्त किए जाते हैं। गलत हो जाएगा। ये जितने भी धात्विक खनिज होते हैं वो औषधि सेल से नहीं, आग्नेय सेल से प्राप्त किए जाते हैं। तो यह पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चूंकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो आग्नेय सेलों में ही जो है ये पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो सीसा, जस्ता, लोहा, सोना सब आग्नेय सेलों में ही पाए जाते हैं। औषधि सेलों में क्या पाया जाता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लोहा और एल्यूमिनियम अधिकतर सेलों से ही प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। टीन, सोना, हीरा जो है जैसे खनिज नदी के तली में जमे रेत से मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए हो जाएगा, जो गलत है। तो इसका आंसर ए हो रहेगा। नेक्स्ट है आपका, दिए गए खनिज सूची में कौन सी सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है। खनिज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो है कौन कौन से, एक होते हैं जो है आपका लौह खनिज, एक होते हैं अलौह खनिज होते हैं। तो उसमें जो है लौह खनिज में दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं धातु, एक होती है अधातु। तो लौह जो है अलौह धातुएं कौन कौन सी होती हैं ये हमें यहाँ पर पता करना है। तो सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, इनको हम क्या कहते हैं, अलौह धातु कहते हैं। जबकि आपका लोहा, इसके अलावा क्रोमियम, निकेल, ये सब क्या होता है, आपका लौह धातु होता है। तो अलौह धातु में कौन कौन आता है, सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अब इस लिस्ट को देख करके आप याद कर सकते हैं कि कौन से लौह खनिज है और कौन से अलौह खनिज है और कौन से धात्विक खनिज है और कौन से अधात्विक खनिज है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर कभी यहाँ से क्वेश्चन कोई पूछेगा तो गलत क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खनिजों की भौतिक विशेषताएं हैं जो खनिजों के अध्ययन और पहचान में सहायक होती हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ जो खनिज होते हैं उनकी भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी, उनमें कौन सी बनावट होती है जिससे हम उनकी अध्ययन और उनकी पहचान करते हैं कि ये कौन सा खनिज है। पहला है आपका क्रिस्टल का बाहरी रूप, ये हम देखते हैं। जो है विदलन देखते हैं, विभंजन देखते हैं और कठोरता देखते हैं। मतलब हम उसमें सब कुछ देख करके तब पता लगाते हैं कि खनिज कौन कौन सा किस प्रकार का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम खनिजों की पहचान सभी रूपों से कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक होते हैं। तो ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक होते हैं और ग्रेनाइट किससे बनता है, मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन से खनिज आधात्विक खनिज हैं जिनमें धातु के अंश विद्यमान नहीं पाए जाते हैं? इसमें कौन सा ऐसे खनिज हैं जो आधात्विक खनिज हैं? अभी मैंने आपको ऊपर लिस्ट भी दिखाया था। तो आधात्विक खनिज कौन कौन से हैं जिसमें धातु के अंश मतलब विद्यमान नहीं होते हैं? ठीक है, अभ्रक बिल्कुल सही, जिप्सम भी, गंधक भी और फास्फेट भी, ये चारों जो है कौन से हैं? आधात्विक खनिज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? आधात्विक खनिज है, इसमें जो है धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें एक तरफ है लोह अयस्क क्षेत्र है जहां लोहा निकाला जाता है जिन खानों से, और वो किस देश में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करने की हमें ज़रूरत है। पहला है आपका लॉरेंस क्षेत्र कहाँ पे है लोह अयस्क का, लोहे का? तो ये आपका फ्रांस में है। तो पहले का क्या हो जाएगा? तो पहले का 4 हो जाएगा। मिडलैंड जो है आपका लोह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये यूके में है। इसके अलावा अगर आपका किरूना क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये आपका ये स्वीडन में है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया भी था। और कोस्ताने जो क्षेत्र है ये कजाकिस्तान में है। ये चारों क्षेत्र जो है लोहे के क्षेत्र है और अलग अलग देशों में है। ऐसे ही मिलाने को आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनके कोयला क्षेत्र, लोहे क्षेत्र सबको अच्छे से याद करना है और मैं सब कराऊंगा अलग से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस लोह अयस्क से शुद्ध रूप से लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहे के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें सबसे अच्छा होता है सिंडेराइट। सिंडेराइट जो है ये लोहे का अयस्क है, इससे जो है लोहा प्राप्त होता है, शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। जबकि आप देखना कैलामीन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का जो है कच्चा माल होता है, और जो है कोबेलाइट, ये सब अलग अलग धातुओं के कच्चे माल होते हैं। लेकिन आपका सिंडेराइट किसका है? तो ये लोहे का कच्चा माल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कापराइट जो है मेलेकाइट और जो है कैल्कोसाइट से किस धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? तो इन तीनों से हमें तांबा मिलता है। तांबे का कच्चा माल होता है, इन्हीं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लोहे और कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं, वैसे ही जो है तांबे का अलग अलग प्रकार होता है। तो तांबे का ये जो है शुद्ध धातु है, ये शुद्ध कच्चा माल है, यहीं से जो तांबा बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म तांबे के उत्पादन क्षेत्र और देश के संबंध में सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला है आपका जो है पोटेरी लाय और जो है ये क्या कहते हैं बेडू क्षेत्र, ये आपका चिली में है। तो चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का देश है, आप चित्र में देख सकते हैं। और यहाँ पर ये तांबे के उत्पादन का खान है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका ओंटेरियो, ओंटेरियो कनाडा में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना ये भी तांबे का उत्पादन क्षेत्र है ओंटेरियो। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा है एरिजोना, एरिजोना यूक्रेन में नहीं है, ये अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है एरिजोना। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा जो सही सुमेलित है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, खनिज संसाधनों से जोड़ करके कि विश्व में कौन कौन से क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस खनिज धातु का सबसे बड़ा निक्षेप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुर्ती और जो है कुलगांडी क्षेत्र में पाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका सोना, सोने की सबसे बड़ी जो खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में है, कालगुर्ती और गुल जो है कुलगांडी है। ये दोनों क्षेत्र से ज़्यादा क्या निकलता है? सोना निकल जाता है। ये बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन लगभग 10 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका विश्व के खनिजों के वितरण के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है इसमें? तो याद रखना कौन सा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। जैसे पहला है आपका लोहा जो है, ये जो है पिलबारा क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ये बिल्कुल सही है। तो लोहा के लिए पिलबारा क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया में खान है, बिल्कुल सही है। दूसरा है तांबा के लिए पेरू में है। ठीक है, तो यह भी जो है दक्षिण अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। और बॉक्साइट जो है गिनी में है, अफ्रीका में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों सही है, इन देशों में इन खनिजों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है हमें। पहला है आपका क्वार्टर्स से प्राप्त सिलिका का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आजकल इसका सिलिका का प्रयोग कंप्यूटर में होता है। दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो एल्यूमिनियम का उपयोग ही ऑटोमोबाइल गाड़ियों के निर्माण में और हवाई जहाज में करते हैं, जिससे ये हल्का होता है तो भारी नहीं होता है। लोहे का उपयोग यहाँ नहीं होता है। जितनी भी बॉडी बनती है गाड़ियों की वो सब एल्यूमिनियम से बनती है। और एल्यूमिनियम किसका कच्चा माल है? मतलब ये इसका कच्चा माल क्या है? तो बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं।
नेक्स्ट आपका कोयला संसाधन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है आपका एंथ्रेसाइट कोयले को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है पीट कोयला। ठीक है, तो 4 प्रकार के कोयला होते हैं। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि एंथ्रेसाइड में जो है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है आपका बिटुमिनस कोयले का रंग गहरा चमकीला और काला होता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पीट कोयले से कम पाई जाती है, गलत हो जाएगा। लिग्नाइट में जो है कोयले की जो है ये कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पीट कोयले में कम पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा लिग्नाइट, लिग्नाइट कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? तो लिग्नाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में, तमिलनाडु में। तो लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पीट कोयले से कम पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा, ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो कोयला याद रखना 4 प्रकार का होता है। सबसे उच्च क्वालिटी कोयला होता है एंथ्रेसाइट, 2 नंबर पे होता है बिटुमिनस, 3 नंबर पे होता है लिग्नाइट और 4 नंबर पे होता है पीट कोयला। तो इस 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आजकल क्वेश्चन ये बहुत पूछते हैं कि किस देश में किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन बराबर आता रहता है। तो सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है आपका जो है चीन में, चीन के बाद भारत में, फिर इंडोनेशिया में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये अभी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट का क्वेश्चन है, याद रखना। अभी नई रिपोर्ट आई है, उसमें उसी के आधार पर मैंने इसको सेट कर दिया है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान करनी है हमें। ठीक है, पहला है आपका पेट्रोलियम औषधि और परतदार सेलों के रंध्रों में प्राप्त होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? औषधि या परतदार चट्टानों में पाया जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। और परतदार चट्टानों में कोयला भी पाया जाता है, परतदार चट्टानों में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पेट्रोलियम तथा इससे बने उत्पादों को काला सोना के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है पेट्रोलियम का विश्व में शीर्ष उत्पादक देश वेनेजुएला है, गलत हो जाएगा। शीर्ष उत्पादक नहीं, शीर्ष भंडारक देश है वेनेजुएला। अगर यहाँ भंडार होता तो सही हो जाता। तो सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? तो याद रखना वेनेजुएला में पेट्रोलियम का, लेकिन उत्पादन के मामले में अब अमेरिका नंबर 1 पर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सत्य पूछा जा रहा है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तीसरा इसमें गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा खनिज जो है तेल के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, पहला आपका तटीय प्रदेशों और अपतटीय प्रदेशों में जैसे महाद्वीपीय मग्न तटों से तेल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो याद रखना, जैसे भारत के संदर्भ में ले लें तो याद रखना तटीय क्षेत्रों में भी तेल निकाला जाता है, और जो महाद्वीप का हिस्सा सागर में डूबा होता है उसे हम मग्न तट कहते हैं। तो मग्न तट यहाँ तक होते हैं, तो इसमें भी जो है ये समुद्र में डूबे होते हैं और यहाँ भी पेट्रोलियम पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ केजी बेसिन और यहाँ पे बॉम्बे हाई है। ठीक है, तो याद अब तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो अब तटीय क्षेत्र डूबे होते हैं समुद्र में, जिसे हम मग्न तट कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो है आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। दूसरा कौन सा है आपका? संसार के कुल तेल भंडारों का 1/4 भाग दक्षिण पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास केंद्रित है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो है फारस की खाड़ी के आसपास केंद्रित नहीं है, इसका सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है? भंडार पूछा गया, उत्पादन नहीं पूछा है। भंडार के मामले में अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका में तेल भंडार बहुत ज़्यादा है और उधर पूरा रूस तक पूरा है। तो ये गलत हो जाएगा, ये 2 नंबर पर होगा, 1 नंबर पर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो गलत है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ठीक है, हमें इस पे हमेशा गौर करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, इसको हमेशा हमें देखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा का मतलब ये होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। इसको हम, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कोयला को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसे हम नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। ये गैर परंपरागत जहाँ अगर नवीकरणीय हो जाएगा, इसी को अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। तो ये सबसे पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और सरकार आजकल इसी को बढ़ावा देने का भी काम कर रही है। नेक्स्ट आपका खनिज आधारित प्राथमिक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में निम्न में से
कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो खनिज आधारित जो है प्राथमिक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? खनिज जो है अयस्क का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, आधुनिक बड़े पैमाने पर कार्य करने वाले उद्योगों विनिर्माण इकाई की निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो जो विनिर्माण इकाई बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है उनकी क्या विशेषता होती है? कौशल का विशिष्टीकरण, यहाँ स्किल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा, यंत्रीकरण मशीनों का उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी नवाचार, यहाँ नए नए तकनीकों का उपयोग होता है। और संगठनात्मक ढांचा और स्त्रीकरण होता है, संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए। तो सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। पहला है, विनिर्माण का आशय वस्तुओं के वितरण और हस्तांतरण से होता है। गलत हो जाएगा। विनिर्माण का मतलब होता है वस्तुओं के उत्पादन से। जहां बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, विनिर्माण का कार्य आधुनिक शक्ति के संसाधनों के विपरीत पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। गलत हो जाएगा। विनिर्माण उद्योग आधुनिक तकनीकों के द्वारा होता है, पुराने तकनीकों द्वारा नहीं होता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, तृतीय विश्व के अधिकांश देशों, तृतीय विश्व के मतलब कहते हैं अफ्रीका और एशिया के देशों में विनिर्माण कार्यों के अंतर्गत उन पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र का उपयोग होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। पहला है, उद्योगों की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से भिन्न होती है तथा उसमें प्रबंधन तंत्र और लेखा बही और रिकॉर्ड रखरखाव किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो उद्योगों की वो स्थिति हर जगह पे अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है। आधुनिक विनिर्माण इकाइयों में श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अधिक लागत से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो आधुनिक विनिर्माण उद्योगों में मशीनों द्वारा अधिक उत्पादन होता है। तीसरा है, उद्योगों की स्थिति लोगों की क्रय क्षमता के केवल सीमित क्षेत्रों को ही प्रभावित करता है। गलत हो जाएगा। सीमित क्षेत्रों को नहीं, बड़े पैमाने पर करता है। उद्योगों का विस्तार सरकार की नीतिगत पहलों से अप्रभावित होता है। गलत हो जाएगा। प्रभावित होता है। सरकार के द्वारा ये उद्योगों का विस्तार प्रभावित होता है। सरकार चाहेगी तो उद्योग बढ़ेगा, नहीं तो घट जाएगा। तो इसका आंसर जो है 3 और 4 गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इतने बड़े बड़े भी क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछने लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर वर्गीकृत उद्योगों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला है, कुटीर उद्योग को परिवहन और पूंजी अधिक प्रभावित करती है। गलत हो जाएगा। परिवहन और पूंजी अधिक प्रभावित बड़े उद्योगों को करती है, छोटे उद्योगों को नहीं करती है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, छोटे पैमाने के उद्योग भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पे जो है छोटे पैमाने के उद्योगों में ही लोग लगे होते हैं, उनको रोजगार मिलता है। ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 होगा, जो सही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किसे रसायन आधारित उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो इसमें हम रखते हैं किसको? गंधक उद्योग को, नमक उद्योग को, प्लास्टिक निर्माण उद्योग को और सभी। ये सभी रासायनिक आधारित उद्योग है, क्योंकि इन सबका निर्माण रासायनिक रूप से किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, स्वामित्व पर आधारित उद्योगों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है हमें। ठीक है। पहला है, समाजवादी देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर सरकार का स्वामित्व होता है। बिल्कुल सही है। तो जैसे आपका रूस समाजवादी देश होता है, तो वहाँ पे सारे जितने भी उद्योग लगेंगे वो सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। पहला, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसे अमेरिका में जितने भी उद्योग लगाए जाते हैं वो पूंजीपति लगाते हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन प्रबंधन किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व पे होता। गलत हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र में हमें निजी और जो है सरकारी दोनों को शामिल करते हैं। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, इसका संचालन होता है किसके द्वारा? कच्चे माल के उत्पादक, जो पूर्तिकारों और कामगारों सभी द्वारा होता है। सभी मिल करके एक जो है उद्योग स्थापित करते हैं, कई लोग मिल करके कंपनी स्थापित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी को हम सहकारी कोऑपरेटिव क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, आधुनिक समय में प्रचलित सनराइज उद्योग निम्न में से किससे संबंधित उद्योग को शामिल होते हैं? तो सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है। तो सनराइज उद्योग उसे कहते हैं जिस उद्योग का भविष्य बहुत ज्यादा हो वर्तमान में। ठीक है। जैसे आपका स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य उद्योग बहुत ज्यादा आजकल बड़े पैमाने पर चल रहा है। दूसरा है आपका सत्कार और ज्ञान आधारित उद्योग भी बहुत तेजी से चल रहा है।
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भी बड़े पैमाने पर चल रहा है, आईटी सेक्टर। तो तीनों उद्योगों को हम सनराइज उद्योग कहते हैं, जबकि ऑटोमोबाइल को हम सनराइज उद्योग नहीं कहते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। तीनों को हम सनराइज उद्योग कहते हैं, जिनकी भविष्य में डिमांड ज़्यादा है। वर्तमान में डिमांड तो है ही है ज़्यादा, लेकिन भविष्य में डिमांड और ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए उद्योगों के संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए और सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें कौन सा सही युग्म है? पहला है आपका उत्पाद आधारित उद्योग लौह इस्पात उद्योग होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो जहां पर याद रखना लोहे का उत्पादन होता है वहीं पर उद्योग लगाए जाते हैं। कौन सा? इस्पात उद्योग। दूसरा, गैर आधारभूत उद्योग टेलीविजन उद्योग होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो गैर आधारभूत उद्योग होता है, कहीं भी हम उसको स्थापित कर देंगे वो अपने आप चलने लगेगा। उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग जहाज और पोत होता है, गलत हो जाएगा। उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग में आता है जैसे आपका डेयरी उद्योग आता है, जहां पर डिमांड होती है वहीं उसकी उत्पादन होता है। तो तीसरा उसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो उद्योगों की अवस्थिति भी मायने रखती है, कहाँ उस उद्योग को लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्वच्छंद उद्योग उसे कहते हैं जो कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, और कहीं भी स्थापित करेंगे वो तो चलेंगे ही चलेंगे। तो जो बेसिक उद्योग जैसे कलपुर्जे, किसी मशीन का कलपुर्जा कहीं बना सकते हैं, उसको हम कहीं भी भेज सकते हैं। तो लिखा है या विशिष्ट, किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर करता है, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, चीनी, सूती वस्त्र और जो है वनस्पति जो तेल उद्योग है, ये स्वच्छंद उद्योग है, गलत हो जाएगा। तो जो कलपुर्जों का निर्माण होता है उसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। वो कहीं भी स्थापित करेंगे, उनको डिमांड हमेशा रहेगी ही। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका रूर कोयला क्षेत्र जो एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, वह विश्व के किस देश में स्थित है? तो रूर कोयला प्रदेश, याद रखना, ये विश्व युद्ध में बहुत प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि इसी को लेकर के विश्व युद्ध भी हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में रूर प्रदेश भी है कोयला के लिए, और सार प्रदेश है। आप क्या रखना, सार प्रदेश किसके लिए है? लोहा के लिए है। ये दोनों कहाँ है? जर्मनी में है। और इसी पे कब्जा को लेकर के विश्व युद्ध भी हुआ है, और इसी को लेकर के, इसको प्राप्त करने को लेकर के, इस कोयला क्षेत्र को लेकर हिटलर का उदय भी हुआ है। उसमें एक कारण यह भी था, कभी आप जब इस इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है हमें लौह इस्पात उद्योग के बारे में। पहला लिखा है, सामान्य रूप से बड़े इस्पात उद्योगों की अवस्थिति कच्चे माल के स्रोत से दूर पाई जाती। गलत हो जाएगा। याद रखना, जितने भी लौह इस्पात उद्योग होते हैं वो कच्चे माल के नज़दीक लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा निकाल करके दूर ले जाना बहुत महंगा हो जाएगा। तो जहाँ खान होती है लोहे की, वहीं से निकाल के बगल में जो है उद्योग स्थापित कर देते हैं। तो दूर नहीं ले जाते हैं, पास लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला यहाँ भी है, पहला यहाँ भी है और पहला यहाँ भी है। तीनों ऑप्शन कट गया, अपने आप पता चल गया इसका आंसर क्या है? बी है। तो ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विकसित देशों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इस्पात उद्योग का उत्पादन करने वाले देश पीटर्सबर्ग को वर्तमान समय में जंग का कटोरा कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जंग मतलब यहाँ लोहे में जो जंग लगता है उसको कहते हैं। ठीक है, जंग मतलब यहाँ युद्ध मत समझना। तो इसका आंसर 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग के साथ साथ आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही है। तो याद रखना, ये आधारभूत उद्योग है। ये हर उद्योग के लिए लोहा जरूरी होता है। घर बनाते हैं उसमें भी लोहे की आवश्यकता होती है, तो हर उद्योग के लिए लोहा जरूरी है। और दूसरा, ये भारी उद्योग है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर होता है। दूसरा है, लोहा निकालने के लिए लोहा अयस्क का जो है झोंका भट्टियों में कार्बन, कोक और चूना पत्थर के साथ प्रज्वलन करते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस इसमें सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही, लेकिन दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे देश में, पूरी दुनिया में बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे भारत में दिल्ली औद्योगिक प्रदेश, मुंबई औद्योगिक प्रदेश, छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। इसी तरह से जो आपका हुगली औद्योगिक प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश, ऐसे बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश भारत में और ऐसे बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश विश्व में पाए जाते हैं। आप विश्व का भी मैप आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश हमारे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो पूछा जा रहा है कि और उन पर सही कथन कौन है, उनकी सही व्याख्या करनी है, हमें पहचानना है कौन सा इसमें कथन सही है। पहला है आपका, यह औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से भारी उद्योग क्षेत्र होते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारी उद्योग क्षेत्र होते हैं। अब बड़े बड़े उद्योगों का मतलब वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन प्रदेश के उद्योगों में रोजगार का अनुपात निम्न होता है। गलत हो जाएगा। यहाँ रोजगार का अनुपात अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों की विविधता ज्यादा होती है। ठीक है। इस प्रदेश का वातावरण जो है
जो है क्या कहते हैं आकर्षण और प्रदूषण रहित होता है, गलत हो जाएगा। प्रदूषण रहित नहीं, प्रदूषण होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उद्योग स्थापित होते हैं। यहाँ जो है परिव्यक्त भूमि जो है का क्षेत्र विद्यमान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जमीन कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो 1 और 4 से हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बड़े बड़े अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन के औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित है? पहला है आपका दक्षिणी मंचूरिया। दक्षिणी मंचूरिया जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। संघाई जो है ये जलपोत और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है चुमकिंग नगर जो है ये सूती और रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो सभी सही है। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक क्षेत्र में कौन सा उद्योग मुख्य रूप से अवस्थित है? ध्यान रखना, अमेरिका में ग्रेट लेक क्षेत्र को महान झील क्षेत्र कहते हैं। इसमें 5 झीलें आती हैं। कौन कौन सी आप इस क्षेत्र में दे सकते हैं? मिशिगन, सुपीरियर, ओंटेरियो, इरी और जो है आपका हुरोन, ये 5 झीलें आती हैं। इन पूरे क्षेत्रों में जो है लौह इस्पात उद्योग बहुत फेमस है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। शिकागो आपने नाम सुना होगा, शिकागो मिशिगन झील के किनारे पर है और वो जो है लोहे के लिए ही प्रसिद्ध है, तो आसपास लोहे इस्पात उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है जो है ग्रेट लेक के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम रेशे से बने वस्त्र उद्योग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कृत्रिम रेशा जो होते हैं ये भी अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, तो इससे भी कपड़ा बनता है, जैसे टेरिकॉट का कपड़ा। ठीक है, तो पहला लिखा है आपका, संश्लिष्ट अथवा नॉन जो है सेलुलोज रेशे पेट्रोलियम गैस या कोयले से पॉलीमेराइजेशन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर रिफाइनरी होती है वहाँ प्लास्टिक के जो है उत्पाद भी होता है, तो उससे जो है ये कृत्रिम रेशे बनते हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, कृत्रिम रेशे के उद्योग का संकेंद्रण जापान के दक्षिण होन्शु, क्यूशु तथा शिकोकू द्वीप द्वारा मतलब कि क्षेत्रों में फैला हुआ है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, विश्व में सर्वाधिक कृत्रिम रेशे का उत्पादन करने वाला अग्रणी देश यूनाइटेड किंगडम है, गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है कृत्रिम रेशा उत्पादन अमेरिका करता है, तो इसका आंसर 3 है, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया, तो इसका 3 नंबर गलत होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा है जिसका सुमेल सही नहीं है? पहला है, कार औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है आपका फ्लेडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस में, बिल्कुल सही है। जो स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश स्वीडन में, ये गलत हो जाएगा। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश ये इंग्लैंड में है, यहाँ पे नहीं है। और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश यूएसए में, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब औद्योगिक प्रदेश हैं विश्व के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें असत्य कथनों की पहचान करनी है, इनमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है, ओसाका को जापान के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, कपड़ा के लिए जाना जाता है, और जापान में कपड़ा के लिए ओसाका को जानते हैं, तो इसलिए उसको हम ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओसाका का वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर उत्पादित कपास पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। जापान में कपास उत्पादन नहीं होता, तो जापान जो है कपास का आयात करता है और तब ओसाका में कपड़ा बनता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जापान का उत्तरी होन्शु क्षेत्र सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वहाँ बहुत सारी सूती कपड़े की मिलें लगी हुई हैं। जापान की कोस्ट आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए उपयुक्त पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कपास ले जाते हैं, कताई बुनाई कहाँ करते हैं? जापान में करते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश है, तो ठंडे प्रदेशों में धागा कम टूटता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, जो गलत है। तो ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करा दिया है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछेगा। तो इसी तरह की आपकी प्रैक्टिस में लगातार कराता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।